नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पहाड़ी जीके वॉइस में। दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम उत्तराखंड इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय ऐतिहासिक काल एवं प्रमुख पौराणिक स्रोत पर आधारित यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी परीक्षा पैटर्न के अनुसार 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हल करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, इन तीनों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य से यह एमसीक्यू सेक्शन तैयार किया गया है। इस वीडियो में आपको प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर, उसके पीछे का संक्षिप्त तत्व जो एक्सप्लेनेशन होता है और यहाँ तक कि आवश्यक होगा कि वहाँ एग्जाम ट्रिक भी बताई जाएगी ताकि आप उत्तर को लंबे समय तक याद रख सकें। मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, हर प्रश्न का उत्तर सबसे पहले खुद सोचिए, फिर वीडियो के में दिए गए उत्तर से मिलाइए। यही तरीका आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाएगा। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखें क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी एग्जाम प्रैक्टिस सेक्शन है। अगर आपको ऐसा ही क्वालिटी एमसीक्यू वन लाइनर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उत्तराखंड की संपूर्ण तैयारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड इतिहास, ऐतिहासिक काल एवं प्रमुख पौराणिक स्रोत पर आधारित 25 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका दोस्तों कि स्कंद पुराण के अनुसार माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी केदारखंड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी केदारखंड है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है। इसमें माया क्षेत्र हरिद्वार के श्वेत पर्वत तक के भाग को केदारखंड कहा जाता है जो वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र के समतुल्य है। ठीक है, तो श्वेत पर्वत कहाँ है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। ये हिमालय तक के विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र के नाम को क्या कहा जाता है? केदारखंड। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो केदारखंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में कालीगिरी पर्वत से लेकर नंदा देवी पर्वत तक के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कहा, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मानसखंड। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, किसमें? स्कंद पुराण के अनुसार। ठीक है, दोनों के दोनों प्रश्न आपके हो गए हैं। कालीगिरी काली नदी के उद्गम के पास से लेकर नंदा देवी पर्वत तक के भूभाग को स्कंद पुराण में मानसखंड नाम दिया जाता है, जिसे वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का मायापुरी क्षेत्र में श्वेत पर्वत के भाग को केदारखंड कहा जाता है, जिसे गढ़वाल क्षेत्र के समतुल्य है। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार केदारखंड और मानसखंड की भौगोलिक सीमाओं को विभाजित करने वाला मुख्य पर्वत या क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, जो बधान क्षेत्र या कैलाश पर्वत में है। ये गढ़वाल क्षेत्र केदारखंड और मानसखंड की भौगोलिक सीमा का क्या करता है? विभाजन करता है। नंदा देवी पर्वतमाला और बधान क्षेत्र को केदारखंड गढ़वाल और मानसखंड कुमाऊं की संधि रेखा या प्राकृतिक विभाजन माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध साहित्यों के पाली ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस विशिष्ट नाम का प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध साहित्य में पाली ग्रंथों के लिए हिमवंत, ठीक है, तो हिमवंत क्षेत्र का हिमवंत नाम का प्रयोग किया गया। किसके लिए? बौद्ध साहित्य पाली ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के विभिन्न पाली साहित्यों और जातक कथाओं में हिमालय पर्वत क्षेत्र या उत्तराखंड में भूभाग को हिमवंत नाम से पुकारा गया है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए किस गौरवमयी नाम का उल्लेख मिलता है जो इस क्षेत्र की पवित्रता को दर्शाता है? दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि को कहा जाता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा जाता है।
ऋग्वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ में उत्तराखंड को देवताओं की भूमि यानी देवभूमि तथा ऋषियों मनीषियों की साधना स्थली मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ऐतिहासिक काल का जितना भी सेक्शन आपको पढ़ना है वो सब इस एमसीक्यू में कवर है, तो आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है अगर आप ये एमसीक्यू पूरा कवर कर लोगे तो। अत्रैव ब्राह्मण में कुरु साम्राज्य के उत्तर में स्थित होने के कारण यह पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर में स्थित होने के कारण इसे उत्तर कुरु कहा जाता है। अत्रैव ब्राह्मण के अनुसार हिमालय के इस अंचल में उत्तर कुरुओं का निवास था, जिसके कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को ऐतिहासिक आख्यानों में उत्तर कुरु कहा जाता है। अगला है रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर थी। ठीक है, तो वर्तमान उत्तराखंड में बाणासुर की राजधानी तथा उसका किला कहाँ माना जाता है? तो उसका किला माना जाता है आपका जोशीमठ, लाखा मंडल, अल्लोहा घाटी, चंपावत में माना जाता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाणासुर की जो राजधानी है वो ज्योतिषपुर वर्तमान जोशीमठ में थी, जबकि चंपावत के लोहाघाट के समीप बाणासुर का किला क्रांतिकेश्वर पर्वत के पास आज भी स्थानीय लोक श्रुतियों में प्रसिद्ध है। अगला है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान विश्राम किया था, तो सुबाहु की जो राजधानी थी वो सुबाहुपुर, जो वर्तमान में कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में है। महाभारत के वन पर्व में राजा सुबाहु का वर्णन आता है। सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर वर्तमान श्रीनगर थी। सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। किसने? सुबाहु ने। तो सुबाहु ने किसकी ओर से भाग लिया था महाभारत में? पांडवों की ओर से भाग लिया था। महाभारत के वन पर्व में अगला प्रश्न है, महाभारत के वन पर्व में वर्णित प्रसिद्ध तीर्थक कनखल और गंगद्वार वर्तमान उत्तराखंड में किस जिले में है? तो आपको ये पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका हरिद्वार। तो जो महाभारत में गंगाद्वार और कनखल दक्ष प्रजापति की नगरी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में बन चुका है, तो इसे कनखल को कहा जाता है का विस्तार वर्णन है, जो वर्तमान हरिद्वार जिले के अंतर्गत आते हैं। पांडवों की यात्रा के समय लोमस ऋषि ने इस स्थान का महत्व बताया था। तो कनखल का विस्तार जो किस ऋषि द्वारा इसके विस्तार को बताया गया था? तो ये बताया गया था लोमस ऋषि के द्वारा। गढ़वाल क्षेत्र को प्राचीन काल में बद्रिकाश्रम क्षेत्र और किस अन्य प्रसिद्ध नाम से जाना जाता था, जहां कई संतों के आश्रम थे? तो ये थे आपका तपोवन भूमि या स्वर्ग भूमि, खस मंडल, केदार मंडल, तपोवन और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। तो गढ़वाल क्षेत्र को उसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण पुराणों में बद्रिकाश्रम क्षेत्र, केदार मंडल, तपोवन, तपोभूमि, खस मंडल तथा देवभूमि जैसे विभिन्न पर्यायों से विभूषित किया जाता है। अगला है आपका कुमाऊं क्षेत्र के का नाम कूर्मांचल पड़ने का मुख्य कारण पुराणों में क्या बताया गया है? तो कुमाऊं क्षेत्र का नाम कूर्मांचल पड़ने का जो मुख्य कारण बताया गया है वो बताया गया है आपका भगवान विष्णु का कूर्मा यानी कछुआ अवतार जो था, तो उसके लिए कुमाऊं क्षेत्र को कूर्मांचल कहा जाता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार चंपावत के क्रांतिकेश्वर पर्वत काली कुमाऊं पर भगवान विष्णु ने कूर्म कच्छप अवतार लिया था। इसी कूर्मांचल शब्द का अपभ्रंश कालक्रम में कुमाऊं हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में स्थित किस पौराणिक स्थान को महाकवि कालिदास की अमरकीर्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना स्थली और भरत का जन्म स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका कर्ण आश्रम कोटद्वार। ये किस जिले में है ये आपको कमेंट में बताना है। तो पौड़ी जिले के कोटद्वार में स्थित मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्ण आश्रम वर्तमान नाम चौका घाट में महर्षि कर्ण का आश्रम, यही शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ था और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अगला है उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार राजा विराट की राजधानी कहाँ थी, जहाँ की राजकुमारी उत्तरा ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विराटगढ़ जौनसर बावर बैराट में। ठीक है, तो जौनसर बावर देहरादून के चक्राता के पास विराटगढ़ बैराट को मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी माना जाता है, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास वेश बदलकर बिताया था। अगला हो जाएगा देहरादून जिले के इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल से लक्षागृह वैक्स प्लेस के
अवशेष और गुप्तकालीन मध्यकालीन महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लाखामंडल से प्राप्त हुए थे। यमुना नदी की घाटी में स्थित लाखामंडल से महाभारत कालीन लाक्षागृह के साक्ष्य जोड़े जाते हैं, जहां से गुप्त राजवंश की राजकुमारी ऐश्वर्या का एक महत्वपूर्ण शिलालेख भी मिला है, जो ऐतिहासिक काल के निर्धारण में मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, लाखामंडल में प्राप्त राजकुमारी ऐश्वर्या के शिलालेख के अनुसार यमुना घाटी में किस राजवंश का शासन सिद्ध होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यदुवंश सिंहपुर के जो यादव थे उनके राजवंश शासन का सिद्ध होता है। कहाँ से? लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ऐश्वर्या के लेख से। राजकुमारी ऐश्वर्या के लाखामंडल प्रस्तुति लेख से ज्ञात होता है कि यमुना घाटी के सिंहपुर के यादवों या यदुवंशियों राजाओं का शासन था, जिन्होंने यहाँ कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा कि उत्तराखंड में पुरातात्विक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रसिद्ध देवलगढ़ और कोलसारी के लेख किस कालखंड तथा किस माध्यम का उत्कीर्ण है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन परमार वंश परमार शासन मूर्ति जो पीठिका लेख हैं। तो उससे क्या हुआ था कि देवलगढ़ी कोलसारी के लेख कालखंड तथा किस माध्यम से उत्कीर्ण हुए थे? तो इसके माध्यम से ये उत्कीर्ण हुए थे। देवलगढ़ पौड़ी में और कालसी जो था आपका, ये आपका चमोली से प्राप्त लेख मूर्तियों के निचले भाग यानी पीठिका पर उत्कीर्ण है। मूर्ति पीठिका लेख ये पंवार राजवंश के शासकों के समय और धार्मिक इतिहास की प्रमाणिक साक्ष्य है। अगला आपका प्रश्न है, उत्तरकाशी बाणाहाट के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर से प्राप्त ऐतिहासिक त्रिशूल लेख की ऊंचाई कितनी है और इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तो 21 फीट लगभग 6 मीटर इसकी जो ऊंचाई है और ये संक लिपि एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में एक विशाल धातु का त्रिशूल स्थापित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर या 21 फीट है। इस पर राजा गणेश्वर और उनके पुत्र के नाम संकलिपि तथा गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। दोस्तों ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसको आप जरूर नोट करना। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के किस सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थान को पुराणों में कुमुद वन या कुर्मांचल की मुख्य पीठिका कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चंपावत। चंपावत कुमाऊं की प्राचीनतम सांस्कृतिक राजधानी रहा है। इसे पुराणों में कुर्मांचल की भूमि में इसके वनों में कुमुद वन कहा गया है, जहां से चंद साम्राज्य की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त धारशिला शिलालेख पंवार वंश के राजा अनंतपाल का माना जाता है, जो 11वीं शताब्दी का है? तो ये ऑप्शन नंबर ए ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से माना जाता है। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ के समीप धारशिला नामक स्थान से एक प्राचीन शिलालेख मिला है, जो पंवार शासक अनंतपाल से संबंधित है। यह पंवार इतिहास का प्रारंभिक ठोस पुरातात्विक प्रमाण है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि कोत्यूरी राजवंश कार्तिकेयपुर के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत जो है बागेश्वर शिलालेख किस राजा से संबंधित है, जो भूदेव द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजा भूदेव। ठीक है, किंग भूदेव। बागेश्वर के शिलालेख में कार्तिकेयपुर के 3 अलग अलग परिवारों वंशों की वंशावली दी गई है। इसे राजा भूदेव ने उत्कीर्ण करवाया था, जो बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी बुद्धि श्रमण शत्रु था। अगला है आपका कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह का धार्मिक महत्व आद्य ऐतिहासिक काल के किस संप्रदाय से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैव लकुलिश और पाशुपत संप्रदाय से। अल्मोड़ा का जो जागेश्वर मंदिर समूह है उत्तराखंड के सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यहाँ आदिकाल से ही भगवान शिव के लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय का एक मुख्य केंद्र माना जाता है, जिसका उल्लेख लिंग पुराण में भी आता है।
अगला है पौराणिक स्रोतों के अनुसार किस ऋषि ने उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम के समीप व्यास गुफा में बैठकर महाभारत और महापुराणों की रचना की थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महर्षि वेद व्यास जी। चमोली जिले के माणा गांव के पास स्थित व्यास गुफा और गणेश गुफा पौराणिक रूप से वह स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य का श्रुति लेखन भगवान गणेश से करवाया था। ठीक है। अगला है चमोली जिले के पांडुकेश्वर से प्राप्त 4 ताम्रपत्र उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक राजवंश के सबसे प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ के मार्ग पर से कत्यूरी राजाओं ललित सूरदेव पद्मदेव सुभक्षराज के 4 ऐतिहासिक ताम्रपत्र मिले हैं जो इनकी राजभाषा संस्कृत और प्रशासनिक व्यवस्था की सटीक जानकारी देते हैं। अगला है किस ग्रंथ में उल्लेख है कि किरात खसों और कुड़िंदों जैसी प्राचीन जनजातियों ने महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को उपहार स्वरूप पिपीलिका स्वर्ण भेंट किया था। तो पिपीलिका का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये आपको महाभारत का सभापत्र में पिपीलिका भेंट हुई थी। महाभारत के सभापत्र में उल्लेख है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले खस किरात और कुलिंद राजाओं ने सम्राट युधिष्ठिर के राज्य सूय यज्ञ में सोने के कर्ण पिपीलिका स्वर्ण और पहाड़ी जड़ी बूटियां उपहार में दी थी। अगला हो जाएगा उत्तराखंड के ऐतिहासिक कालखंड के निर्धारण में अभिलेखों के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से किस स्थानीय क्षेत्रीय विद्वान को दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर केपी नौटियाल एवं डॉक्टर यशोधर मठवाल को उत्तराखंड के प्राचीन अभिलेखों शैल चित्रों और कप मार्क्स के व्यवस्थित और वैज्ञानिक पुरातात्विक संकलन में डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठवाल का काम मिल का पत्थर माना जाता है। दोस्तों इसी तरह से हमने जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीट करा दी है आद्य ऐतिहासिक काल की। इसके बाद हम अगला ऐतिहासिक काल कराने वाले हैं, तो आप वीडियो में जरूर जुड़ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।